दिल छू लेने वाली कहानी। ममता ममता जल्दी आओ, बहू आ गई है। जी 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 बस अभी आई। इसी आवाज के साथ एक 45 साल की लगभग एक महिला, जिन्होंने कॉटन की पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो हाथों में एक आरती की थाल लेकर बाहर आई। तो बाहर काफी लोग खड़े थे कि तभी एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक तरफ से एक 25-26 साल का युवक उतरा, जिसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट व्हाइट शर्ट के साथ पहन रखी थी। वो गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया तो एक लड़की पीछे वाली गाड़ी से उतरकर आई और बोली, क्या भैया आप अकेले खड़े हो गए? भाभी को कौन उतारेगा? वो लड़का अपना कोट उतारते हुए बोला, माँ ये आप अपने रिवाज जल्दी से खत्म करिए, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ममता जी उस लड़के को घूरते हुए बोली, समर आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम होगी। उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही समर बीच में बोला, माँ प्लीज। ममता जी ने उसका चेहरा देखा तो वो चुप हो गई और सामने खड़ी लड़की से बोली, ध्वनि अपनी भाभी को गाड़ी से बाहर निकालो। ध्वनि गाड़ी की ओर जाती हुई बोली, जी माँ। ध्वनि अपनी माँ की बात सुनकर गाड़ी के पास गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ाकर बोली, भाभी बाहर आइए। ध्वनि की बात सुनकर अंदर बैठी दुल्हन बाहर आई, जिसने ऑरेंज और गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसने घूंघट ले रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके सुर्ख होंठ दिख रहे थे और जिसमें पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी। वो गाड़ी से उतरकर समर के बगल में खड़ी हो गई तो समर ने अपना मुंह घुमा लिया। ममता जी ने आगे बढ़कर दोनों की आरती उतारी और फिर चौखट में आलते की एक थाल रखी और उसके बगल में ही एक तांबे का कलश चावल भरकर रखा और फिर बोली, बेटा इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिरा दो और फिर इस थाल में दोनों पैर रखो और फिर इस चादर में अपने पैरों की छाप छोड़ो। जैसा जैसा ममता जी ने बताया ठीक वैसा ही वैसा उस नई दुल्हन ने किया। फिर समर और उस नई दुल्हन को घर के बने मंदिर में ले जाया गया और फिर वहीं हॉल में दोनों को आमने सामने बैठा दिया गया और बीच में एक थाल रख दी गई जिसमें दूध था और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थीं। तो वहाँ पर बैठी ध्वनि बोली, मेरे प्यारे भैया और भाभी, वैसे तो आप इस गेम के बारे में जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें एक अंगूठी डाली जाएगी और फिर आप दोनों को वो ढूंढनी होगी। जो पहले ढूंढेगा वो ही जीतेगा और इसके 3 नहीं 5 राउंड होंगे। इतना बोलकर ध्वनि ने वो अंगूठी थाल में डाल दी और उसके 1 2 3 बोलते ही समर और नई दुल्हन अंगूठी ढूंढने लगे। तो पहली बार में अंगूठी समर को मिली और फिर अगले राउंड में भी उसी को इस तरह 4 बार अंगूठी समर को ही मिली। तो ध्वनि का मुंह लटक गया और वो अपनी भाभी से बोली, भाभी ये क्या आप तो हार गई। ये सुनते ही उसके पीछे बैठी समर की मामी बोली, ध्वनि बेटा अदिति तो हार कर भी जीती है। ध्वनि उनको देखकर बोली, वो कैसे मामी? मामी हल्की मुस्कान के साथ अदिति को देखकर बोली, वो तो तुझे आगे थोड़े दिन में पता चल जाएगा। चल अब जब तक अगली रस्म की तैयारी हो रही तब तक तुम अदिति को अपने कमरे में ले जाओ और समर तुम भी आराम कर लो जाकर। समर वहां से उठते हुए बोला, जी मामी। इतना बोलकर समर अपने कमरे में चला गया तो ध्वनि भी अदिति को लेकर अपने कमरे में आई और उसे बेड में बिठाकर बोली, भाभी ये रूम मेरा है और इसके बगल वाला मम्मी पापा का है। आपका रूम ना ऊपर है, सिर्फ आपका ही रूम ऊपर है और गेस्ट रूम किचन सब नीचे है, बस ऊपर आपका रूम स्टडी रूम और स्टोर रूम है। अदिति कुछ नहीं बोल रही थी, ध्वनि ही बोल रही थी कि तभी ध्वनि की मौसी की लड़की आई और गेट से ही बोली, धनु तू चुप करेगी? देख अदिति बोल ही नहीं रही है। उनकी आवाज़ सुनते ही अदिति खड़ी हो गई और ध्वनि भी पीछे घूम गई। तो वो अंदर अदिति के पास आकर उसे बेड में बिठाकर बोली, अदिति सक्षम तो बोल रही थी कि तुम बहुत बोलती हो लेकिन तुम अभी तक कुछ भी नहीं बोली हो।
सक्षम अपने हाथों में ट्रे पकड़कर अंदर आते हुए बोली, अदिति बहुत बोलती है, ये बात सही है, क्योंकि अदिति। ध्वनि उनके हाथों से ट्रे लेकर रखते हुए बोली, सक्षम दी, आप भाभी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? सक्षम अदिति के गले में बाहें डालकर बोली, हाँ, बल्कि ये मेरी जान है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ध्वनि फिर से बोली, सक्षम दी, अगर ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो फिर आपने इनकी शादी भैया से क्यों कराई? कहाँ भाभी इतनी प्यारी और भैया? क्या ही बोलूं। सक्षम ध्वनि के कान पकड़ते हुए बोली, धनु क्यों डरा रही हो अदिति को? फिर वो अदिति को देखकर बोली, अदिति तुम इनकी बातों में मत आना, ये सिर्फ तुम्हें डरा रही हैं। अदिति बस खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो ध्वनि की मौसी की लड़की बोली, अदिति ये तुमने घूंघट क्यों लिया हुआ है? यहाँ तो सिर्फ हम तीन ही हैं। ध्वनि अदिति को छेड़ते हुए बोली, अरे पंखी दी, समझा करो, ये घूंघट तो अब रात में ही हटेगा भैया के हाथों से। उफ, क्या सीन होगा। सक्षम उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, बहुत बोलने लगी हो मामी से बताना पड़ेगा। ध्वनि ने ये सुनकर शर्माने लगी तो सक्षम फिर से बोली, नौटंकी कहीं की। फिर अदिति के बगल में बैठकर बोली, धनु तुम्हारी अदिति से बहुत पटेगी, क्योंकि ये भी तुम्हारी ही तरह है, पूरी की पूरी नौटंकी। ध्वनि वहीं अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बोली, लेकिन भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही ध्वनि की मामी अंदर आते हुए बोली, क्योंकि वो एक नए घर में आई है, जहाँ के लोग भी नए हैं, नया माहौल है, सब कुछ नया है, तो उसे कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त में तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ध्वनि कुछ सोचते हुए बोली, ओह कोई बात नहीं मामी, मैं भाभी की पूरी मदद करूंगी। मामी ध्वनि के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड गर्ल। फिर वो सक्षम से बोली, सक्षम मैंने तुमसे कुछ कहा था ना? सक्षम तुरंत खड़ी होकर टेबल के पास जाते हुए बोली, सॉरी मम्मी, मैं बस अभी अदिति को कुछ खिला देती हूँ। मामी अब अदिति के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है बेटा, जल्दी से खिलाकर इसे बाहर ले आना, कुछ मेहमान जा रहे हैं तो ये उनसे मिल ले। इतना बोलकर मामी वहां से चली गई और सक्षम अदिति को कुछ खिलाने लगी तो अदिति धीरे से बोली, सक्षम मैं खाऊंगी कुछ नहीं, बस चाय दे दो। सक्षम उसकी बात सुनकर किचन में गई और 2 कप में चाय छानकर बाहर आई तो बाहर उसे ध्वनि मिल गई तो उसने 1 कप चाय ध्वनि को पकड़ा दी और बोली, धनु ये कप तुम अदिति को दे दो, तब तक मैं समर को देकर आती हूँ। ध्वनि वो कप लेते हुए बोली, ठीक है दी। इतना बोलकर ध्वनि अपने कमरे की ओर चल पड़ी तो सक्षम समर के कमरे की तरफ चली गई, जहाँ समर बेड के सिरहाने सर रखकर बैठा हुआ था और उसके दोनों पैर नीचे थे और आंखें बंद थी। सक्षम उसके कमरे में पहुंची तो उसे इस तरह देखकर बोली, समर क्या हुआ, तू इस तरह क्यों लेटा हुआ है? समर ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी तो वो सही से बैठ गया और उसे देखकर बोला, तू यहाँ कैसे? सक्षम उसके आगे चाय का प्याला आगे करते हुए बोली, क्यों नहीं आ सकती हूँ क्या? समर उसके हाथ से चाय का प्याला लेते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है। सक्षम समर को देखते हुए बोली, समर अदिति बहुत अच्छी लड़की है। सक्षम इतना ही बोल पाई थी कि समर चाय का प्याला वहीं मेज पे रखकर खड़ा हो गया और बोला, सक्षम मुझे सोना है तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? सक्षम समर का गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप ट्रे उठाई और एक नज़र समर को देखकर चली गई। नीचे अदिति सबके बीच में बैठी हुई थी और आसपास सब लोग बैठे हुए थे जो वापस अपने घर को जा रहे थे। वो अदिति का चेहरा देखकर शगुन दे रहे थे और ममता जी भी उन्हें गिफ्ट देकर विदा कर रही थी। इन सब में रात हो गई और जब सब लोग चले गए तो ममता जी बोली, सक्षम ध्वनि आदिति को उसके कमरे में ले जाओ। सक्षम अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, जी मामी। सक्षम और ध्वनि आदिति को उसके कमरे में ले जाने लगे।
तो ममता जी पंखी से बोली, पंखी तुम समर को उसके कमरे में भेज दो, वरना वो तो वहाँ से हिलेगा नहीं। पंखी भी वहाँ से चली गई और जहाँ समर था वहीं गई तो देखा कि समर अपने जीजू और भाइयों लोगों के साथ बैठा हुआ था। तो वो सबके बीच में गई और समर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। तो पंखी के सामने उसके हस्बैंड वीर खड़े हो गए और बोले, पंखी तुम साले साहब को कहाँ ले जा रही हो? पंखी उनको उंगली दिखाते हुए बोली, आप ज्यादा बनो मत, हटिए सामने से, अदिति अकेले बैठी होगी और आप सब इसे जानबूझकर यहाँ बैठाकर रखे हो। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दुखी होगा, तो आप सबको बता दूं ये बहुत खुश होगा, क्योंकि ये खुद नहीं चाहता है कि ये कमरे में जाए। वीर थोड़ा हैरानी से बोले, ऐसा क्यों? पंखी जोश जोश में बोली, क्योंकि ये तो शादी ही नहीं करना चाहता था। पंखी ने जैसे ही इतना बोला तो सब उसे हैरान होकर देखने लगे। तो पंखी को होश आया कि उसने क्या बोल दिया है। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही पंखी फिर से बोली, आप सब यहीं बैठो, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इतना बोलकर पंखी समर को वहां से ले आई। तो समर उससे बोला, दी ऐसे बीच में लाना जरूरी था क्या? इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। पंखी उसे घूरते हुए बोली, समर अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब अदिति जुड़ गई है, तो अब उसका सोच, ना कि उसका जो तुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। समर और पंखी अब तक समर के कमरे तक पहुंच गए थे। समर एक नज़र कमरे को देखकर बोला, प्लीज दी, मैं अब उस राह पर नहीं चल सकता हूँ जिसमें दर्द हो। पंखी भी कमरे की तरफ देखते हुए बोली, समर अब तेरे फेरे हो गए हैं, तो वो नहीं होगा जो तू सोच रहा है। समर पंखी को देखते हुए बोला, दी ये फेरों की तो बात ही मत करिए। पंखी उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, बस कर, अंदर अदिति इंतजार कर रही है, तो तू जा, गुड नाइट। पंखी समर का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गई। तो समर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा बैलून से भरा हुआ था और बिस्तर के चारों ओर पर्दों के ऊपर लाइटिंग लगी हुई थी। समर ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा और फिर उसने गेट बंद किया तो उसकी नज़र अदिति पर गई, जो बेड के सिरहाने से सर लगाकर सो रही थी। घूंघट के कारण समर को उसके होंठ ही दिखाई दे रहे थे। वो कुछ पल अदिति को देखता रहा और फिर सर झटककर अलमारी की तरफ बढ़ा और उसे तेज आवाज के साथ खोला। तो अदिति एकदम से बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तो उसकी नज़र समर पर गई, जो कि अपने कपड़े निकाल रहा था। अदिति घूंघट में से ही समर को ही देख रही थी कि समर बोल पड़ा, चेंज कर लीजिए, फिर मुझे कुछ बात करनी है। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने लगेज से सूट निकाला और चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो चेंज करके बाहर आई तो समर सोफे पर आंख बंद करके लेटा हुआ था। जैसे ही उसे अदिति की चूड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वो आंख बंद करके ही बोला, बैठ जाइए, फिर कुछ बात करनी और बतानी है जो आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन हम कभी मिले तो मैं आपको बता नहीं पाया। अदिति खामोशी के साथ बेड पर बैठ गई। तो समर बोला, वो मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। अदिति ये सुनकर बिना किसी भाव के बोली, मुझे पता है। समर ये सुनकर चौंक गया और आंखें खोलकर एकदम बैठ गया, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण समर को अभी भी अदिति का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो हैरान होकर बोला, आपको कैसे पता? आपके चेहरे के भाव से। ओह हाँ, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता था इसका कारण ये है कि, अदिति समर को बीच में ही टोकते हुए बोली, क्योंकि आपको किसी और से इश्क है। हाँ, और मैं, बस रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। क्यों? जो बातें दर्द दे वो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, सो जाइए आप। क्या आप बेड में लेट जाएंगे? वो क्या है ना, मुझे सोफे पर सोना है, लेकिन आप प्लीज़। समर उसका प्लीज़ सुनकर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बेड में जाकर लेट गया। तो अदिति सोफे पर लेट गई
और खिड़की से बाहर देखकर खुद से ही बोली, अदिति चुपचाप सो जा, ये तो होना ही था। आखिर तूने खुद के लिए इतनी बद्दुआ जो मांगी थी और आज देख वो पूरी भी हो गई। तुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तूने तो छोटे से ही रिश्तों को बिखरते हुए देखा है, तो एक बार खुद का भी देख ले। देखते हैं मिलेगी मुझे इश्क की पनाह या फिर एक बार फिर बिखरूंगी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ और इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।